रिस्पायरेटरी सिस्टम के हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसके परिचय समझते हैं। देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तंत्र का मतलब एक जाल, एक कनेक्टिविटी जो अलग अलग अंग बनकर एक सिस्टम बनाता है। जो जिस सिस्टम का काम है सारा ऑर्गेन उस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जो उस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे श्वसन तंत्र है तो श्वसन के काम में जो जो ऑर्गेन भूमिका निभाता है वह सब जो है रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आता है और एक जाल, एक तंत्र बनाता है। ठीक है, तो परिचय, इंट्रोडक्शन देखिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम शरीर का वह तंत्र है जो ऑक्सीजन को शरीर में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब ये ऑक्सीजन ले जाना, बाहर निकालना, ये ऑक्सीजन ले जाना और फिर बाहर निकालना, इतने ही दो प्रोसेस में बहुत सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं। तो वे सारे अंग जो श्वसन की काम में भूमिका निभाते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं श्वसन में, उन वही सारे ऑर्गेन के सम्मिलित रूप से जो एक तंत्र बनता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो ऑक्सीजन शरीर में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें सम्मिलित वे सारे अंग जो श्वसन के कार्यों में भूमिका निभाते हैं वो सब श्वसन तंत्र का मिलकर निर्माण करता है। ठीक है, यही श्वसन तंत्र होता है। इसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। बात समझ गए? तो ये हो गया इसका लमसम परिचय, इंट्रोडक्शन। अब आगे है रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, श्वसन तंत्र का क्या काम है। तो श्वसन तंत्र का काम है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैसों का विनिमय करना। जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तो ये गैसों का आदान प्रदान पहला काम। दूसरा काम होता है शरीर के पीएच को नियंत्रण करना। रिस्पायरेटरी तंत्र का काम है ये हमारे बॉडी में जो पीएच है उसको संतुलन बना के रखना। ठीक है, तो ये शरीर के पीएच मान को भी संतुलन बना के रखता है। ध्वनि उत्पन्न करना, फोनेशन, ठीक है ना, इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना। शरीर पर तापमान नियंत्रण करने में सहायता करना। सूंघने की क्षमता, ऑल्फैक्शन, यह सूंघने की क्षमता को भी जो है एहसास दिलाता है। जैसे हम लोग गंध कहाँ से, नाक के द्वारा ही लेते हैं ना, तो नाक से श्वसन के काम तो शुरू ही होता है और नाक से सूंघने का भी काम करते हैं। तो ये सूंघने की क्षमता, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, ध्वनि उत्पन्न करना, शरीर में पीएच नियंत्रण करना, गैसों का विनिमय करना, ये सब काम जो है श्वसन तंत्र का होता है। ठीक है, तो ये सब इसका परिचय हुआ। अब आगे बढ़ी, जब आप आगे बढ़ते हैं तो श्वसन तंत्र के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। श्वसन तंत्र को, रिस्पायरेटरी सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है जो ऊपर के भाग में बांटा गया है जिसे हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी ऊपरी श्वसन नली। तो इसमें ऊपरी श्वसन नली में वे सारे ऑर्गेन हैं जो ऊपरी श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्सा में होते हैं। तो जैसे नाक जो है ऊपरी श्वसन तंत्र का अंग है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेन अगर पूछे कि श्वसन तंत्र का कौन सा है तो वो नाक ही है। प्रथम बार जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु के द्वारा अंदर जाता है और वह वायु प्रवेश कहाँ करता है? नाक के द्वारा ही। तो प्रथम जो ऑर्गेन होगा वह नाक होगा और यह अपर ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, तो नाक का क्या काम है भाई? नाक का काम होता है वायु का प्रवेश कराना, प्रवेश द्वार होता है, हवा को गर्म, साफ और नम करना। ठीक है, नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो नाक का काम है कि अगर कोई सूक्ष्म हवा हम श्वसन किए तो कोई सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद है तो उसको अपने चिपचिपे म्यूकस में चिपका लेता है और वह श्वसन के जरिए अंदर जाने से रोकता है। धूल कण को भी क्या करता है? अपने चिपचिपे पदार्थ म्यूकस में चिपका लेता है, जिससे वायु जो होता है वह अंदर थोड़ा स्वच्छ होकर जाता है। तो ये क्या करता है? वायु को साफ भी करता है, नम भी करता है और हवा को गर्म भी करता है। ठीक है, नाक के अंदर नजल कैविटी और टर्बिनेट होते हैं। नाक के अंदर नजल कैविटी आपको पता होगा, नासापट जो होता है नाक के बिचला हिस्सा में जो होता है, जो इधर भी बांटता है और इधर भी बांटता है। बीच में जो आपका दीवार होता है इसे नजल जो है हम लोग नासापट कहते हैं, नजल वाल बोलते हैं। जो भित्ति होता है दोनों साइड जो है बांटने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एक होता है, एक छिद्र वाला एक कैविटी और एक कैविटी होता है। ठीक है, तो ये नजल कैविटी होता है, टर्बिनेट इसमें आपका होता है।
तो नाक के बारे में लिख दीजिएगा कि यह वायु का प्रवेश का प्रथम या श्वसन तंत्र का प्रथम मार्ग होता है और यहीं से वायु अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करता है। इसमें जो है सूक्ष्म जीवों को चिपकाने का अपने अंदर और साथ में दूषित वायु को साफ करने की क्षमता होती है। इसमें जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ, वह सूक्ष्म जीवों को या डस्ट को अपने अंदर चिपका कर वायु को साफ करता है। ठीक है, इसके अंदर नजल कैविटी होता है, एक नासापट्ट होता है जो नजल कैविटी को विभाजित करता है। तो ये सब नाक के बारे में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आप लोग नजल कैविटी देखे हैं। नजल कैविटी जिसे नासिका गुहा कहते हैं, म्यूकस और नाक के बाल, ठीक है ना, म्यूकस और नाक के बाल जो होता है धूल व सूक्ष्म कणों को रोकते हैं। ये नजल कैविटी में ही रोम होता है, बाल होता है। आप लोग नाक में देखे ना, छोटा छोटा बाल होता है, उसी में चिपचिपा सा जो है आपको पदार्थ होता है। तो चिपचिपा पदार्थ बेसिकली शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो जो है सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म कणों को, धूल कणों को अपने अंदर रोकता है यह म्यूकस। ठीक है, जो कहाँ होता है, दोनों नजल कैविटी में होता है। ठीक है, एक क्या करता है, नजल कैविटी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है या सूंघने वाले चीज़ों को स्मेल के रूप में अपने अंदर लेता है। ठीक है ना, तो नजल कैविटी आप लोग को ध्यान में रखना है, दूसरा ऑर्गन है। तीसरा होता है फेरिंग्स ग्रसनी। ठीक है, यह तीसरा भाग होता है नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। देखिए, एक ग्रसनी जो होता है ना, यह ग्रसनी भोजन में भी भूमिका निभाता है, यह पाचन तंत्र में भी होता है। तो यही एक ऐसा ऑर्गेन है जो श्वसन तंत्र में भी कॉमन है और पाचन तंत्र में भी होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है वह कौन सा अंग है जो श्वसन तंत्र में भी मौजूद होता है और वह जो है पाचन तंत्र में भी मौजूद होता है। तो यही फेरिंग्स होता है। नोजोफेरिंग्स वह होता है जो नाक से अटैच होता है, जो श्वसन के लिए काम करता है। ओरोफेरिंग्स वो होता है जो मुंह से कनेक्ट होता है, जो भोजन नली के जरिए भोजन में प्रवेश करता है, तो वो ओरोफेरिंग्स होता है। और नोजोफेरिंग्स नाक से कनेक्ट होता है, जो हवा को ले जाकर आपके फेफड़ा तक पहुंचाता है। बात समझ गए? तो ये जो फेरिंग्स होता है ना, यह एक प्रकार से यूँ कहा जाए तो यह चौराहा का काम करता है। चौराहा मीन्स कहा जाए तो ऊपर नाक से भी आ रहा है, इधर मुंह से भी चीज़ें जा रहा है और यहीं पर आपका जो है फेरिंग्स होता है। जो फेरिंग्स इससे भी कनेक्ट है और जो फेरिंग्स इससे भी कनेक्ट होता है, तो दोनों चौराहा के काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फेरिंग्स हो गया, हवा और भोजन का साझा रास्ता है लेकिन अलग अलग दिशा में जाता है। ठीक है, जो मुंह में खुलता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, और जो इसे मुख ग्रसनी बोलते हैं और जो नाक से खुलता है उसे नोजोगैरिक्स बोलते हैं। और लैरिंजोफेरिंग्स होता है जो स्वर का क्या करता है, आवाज़ निकलता है जहाँ से। तो ये फेरिंग्स का काम चौराहा कनेक्टिविटी का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है अपन वो है लैरिंग्स स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स। आवाज़ बनाने का कार्य यही लैरिंग्स करता है। एपिग्लोटस भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स इसे स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यह आवाज़ बनाने के काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स तो एक चौराहा, मुंह के साइड भी नली है इसका श्वसन के जरिए नाक के साइड भी इसका कनेक्टिविटी है। तो जब श्वसन लेते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं तो उस समय ये एपिग्लूटस होता है। एपिग्लूटस क्या करता है कि श्वसन नली को साइड से जो है बंद कर देता है और हम भोजन करते हैं तो भोजन वाले नली को खोल देता है ताकि भोजन सीधा भोजन के नली में चले जाए, श्वसन के साइड ना जाए। ठीक है, तो एपिग्लूटस का काम होता है कि श्वसन वाले एरिया ट्रेकिया को भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकना, या जो हवा है श्वसन के जरिए जो हवा है वह हवा जो है पेट में ना जाए, इसके लिए ट्रेकिया से बंद करके रखता है कि ना हवा पेट में जाए और ना भोजन श्वसन के जरिए फेफड़ा में जाए। ठीक है, तो ये एपिग्लूटस का काम होता है। तो 4 ऑर्गन मैंने आपको बताया, नाक बताया, नजल कैविटी बताया, फेरिंग्स बताया, ठीक है, लैरिंग्स बताया। ये सब ऊपरी श्वसन तंत्र के हिस्सा है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब हम आते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर कहा जाए तो निम्न श्वसन नली, यानी निचले का स्तर का श्वसन नली। तो इसमें होता है ट्रेकिया। ठीक है, इसमें होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है यह आपके लैरिंग्स से जुड़ा होता है। ठीक है ना, लैरिंग्स के बाद सीधा ट्रेकिया ही होता है। तो ये ट्रेकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। ठीक है, जो एक छल्ला युक्त होता है, वलय युक्त होता है, समझ गया ना, वलय युक्त कहा जाए तो रिंग के समान जो है यह इसकी संरचना होती है। ठीक है, सी आकार के कार्टिलेज रिंग, नहीं बताया, रिंग नली को गिरने नहीं देता है। ठीक है ना, यह सी आकार का, यह पूर्ण रूप से सीधा नहीं होता है, यह जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके होते हैं सी आकार के। यह कार्टिलेज उपास्थि रिंग से बना होता है। ठीक है, 2 ब्रांचेज में विभाजित होता है। एक ट्रेकिया आगे चलकर नीचे 2 ब्रांचेज में विभाजित होता है, लेफ्ट और राइट फेफड़ा में खुलता है जिसे ब्रोंकी बोलते हैं। तो ट्रेकिया आगे चलकर 2 ब्रोंकी में विभाजित होता है, एक राइट साइड
के फेफड़ा में और एक लेफ्ट साइड के फेफड़ा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे जब मैं बढ़ूँ तो ब्रोंकिया जिसे श्वास नलिकाएं बोलते हैं, चूँकि ट्रेकिया श्वास नली होता है और जब दो अलग अलग नली विभाजित हो जाता है तो ये श्वास नलिकाएं ब्रोंकी बन जाता है ट्रेकिया आगे चलकर, ठीक है। राइट ब्रोंकस चौड़ा, छोटा और सीधा होता है। लंग में जाने के बाद ब्रोंकी ब्रोंकियल्स में बदल जाते हैं। अब ए जो ट्रेकिया हुआ श्वसन नली, ए बन गया ब्रोंकी, ब्रोंकी दो अलग अलग विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बन गया, ब्रोंकी बन गया। अब ए ब्रोंकी दोनों फेफड़ा में, ठीक है ना, दोनों फेफड़ा में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाता है। तो ए ब्रोंकी जो है, दो ए ब्रोंकी फेफड़ा के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे श्वास के नली ही होते हैं इसके अंदर, ओके। आगे है अब तीसरा जो है ब्रोंकियोल्स, जो मैंने आपको बताया, यह सूक्ष्म श्वास नलिकाएं होते हैं, छोटे छोटे नलियां होती है, इनमें कार्टिलेज नहीं होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज किस में होता है? ट्रेकिया में, मैंने बताया। अंत में एल्वोलर डक्ट्स बनते हैं। अब ये जो आपका ब्रोंकियोल्स है, पहले ट्रेकिया है, फिर दो फेफड़ा में बट गया ब्रोंकी, ठीक है। ये ब्रोंकी दोनों फेफड़ा को में बटने के बाद होता है कि इसमें बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या होता है, इस सभी ब्रोंकियोल्स में जो है एल्वोली लगा होता है, जिसे एल्वोली बोलते हैं, वायु कोष्ठक। इसमें अंगूर के गुच्छा के समान छोटे छोटे एल्वोली लगे होते हैं, सब में वायु भरे होते हैं, ठीक है ना। तो यही एल्वोलर डक्ट्स में बन जाते हैं। अब आगे छोटे छोटे मैंने गुच्छा जो बताया, वायु कोष, यह गैसों का विनिमय यही होता है, ठीक है ना। गैसों का विनिमय यही होता है, इसी वायु में आता है, हवा भरता है। एक प्रकार के सेल टाइप 1 गैस एक्सचेंज करता है, दूसरा प्रकार का सेल टाइप 2 या सरफेक्टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। पांचवा जो इसमें ऑर्गेन होता है वह होता है लंग्स, फेफड़ा। दो फेफड़े होते हैं, ठीक है। तीन में राइट वाला फेफड़ा में 3 लोब होते हैं, जो कि राइट वाले फेफड़ा में 2 लोब्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव से यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि राइट फेफड़े में कितने लोब होंगे, तो 3 लोब, राइट दाहिने में ज़्यादा और लेफ्ट में कम, यानी 2 होता है, ओके। पुलुरा नामक 2 परतें से ढके होते हैं। जो फेफड़ा होता है यह एक लेयर से ढका होता है जिसे पुलुरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 परत से ढका होता है, एक विस्केरल पुलुरा और एक पेराइटल पुलुरा। 2 पुलुरा से ढका होता है। पुलुरा एक प्रकार से आवरण होता है, इनके बीच पुलुरल फ्लूइड घर्षण कम करता है। अब ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के साइड से पुलुरा होता है, इसमें हल्का सा द्रव होता है। ये द्रव क्या करता है, ये फ्लूइड क्या करता है, घर्षण कम करता है। जब ज़्यादा तरल भर जाता है तो उसी को पुलुरल इफ्यूजन बोलते हैं, जो कि एक समस्या होती है। तो ये 5 अंग यहाँ पे मैंने आपको लोअर वाला में बताया। छठा एक मांसपेशी भी इसमें भूमिका निभाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोम की आकृति का डायफ्राम मसल्स होता है। ये डायफ्राम मसल दोनों लंग्स को सपोर्ट करता है फेफड़ा में, ठीक है। फेफड़ा को सपोर्ट करता है आपको गैस को छोड़ने में और गैस को अंदर लेने में मदद करता है। जब गैस ले रहे होते हैं तो फेफड़ा नीचे की तरफ आता है, ठीक है। जब गैस छोड़ना होता है तो ये फेफड़ा क्या करता है, पुश करता है आपको बाहर छोड़ने के लिए गैस को। तो इस प्रकार से आपका ये फेफड़ा में डायफ्राम मसल्स का काम होता है। तो ये होगा। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। कुल मिला के श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आपसे एग्जाम में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पूछेगा, तो चित्र बनाकर आपको गैसों का आदान प्रदान समझाना पड़ेगा और दोनों प्रक्रियाओं को लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, श्वसन की जो क्रिया है, इसमें 2 मैकेनिज्म शामिल होता है। पहला तो इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन को श्वास लेना बोलते हैं, ठीक है ना। इन मतलब अंदर, ठीक है, अंदर लेना, श्वास लेना। तो श्वास लेना इंस्पायरेशन। देख लीजिए, डायफ्राम नीचे की ओर चलता है। इसमें होता यह है, मैंने अभी बताया कि डायफ्राम ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो जब हम श्वास नीचे लेते हैं, श्वास खींचेंगे तो फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा नीचे दबाव डालेगा डायफ्राम पर, तो डायफ्राम नीचे की ओर चलता है, ठीक है, नीचे की ओर झुकता है। रिब कैवेज ऊपर बाहर की ओर फैलता है। अब जब हम श्वसन ले रहे हैं तो उसमें वायु भर रहा है, ठीक है, तो वायु भरेगा, फेफड़ा फूलेगा, तो जो रिब्स कैवेज फेफड़ा को ढका हुआ है चारों साइड से पसली, वह भी फैलेगा, ऊपर नीचे होगा, तो सब जो है बदलता रहता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना। जो थोरेटिक कैविटी है, श्वसन लेने पर चूँकि वायु हम अंदर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है थोरेटिक कैविटी का। लंग में निगेटिव प्रेशर, हवा अंदर जाती है। लंग में निगेटिव प्रेशर लगता है और उससे हवा जो है अंदर की तरफ जाती है। तो बेसिकली इंस्पायरेशन में श्वास लेना अंदर की तरफ, अंदर कैसे लेते हैं, तो श्वास लेने में आपका जो डायफ्राम मसल्स होता है यह नीचे की तरफ झुकता है, जिससे फेफड़ा को स्पेस मिल पाता है अत्यधिक।
और इसमें जो है वायु आता है। जब इसमें वायु आता है श्वासन लेने में तो जो रिब्स कैबेज होता है वो भी बढ़ता है, उसका भी स्पेस बढ़ता है, तो वो भी जो है ऊपर और बाहर की ओर फैलता है रिब्स कैबेज भी। आप लोग देखते होइएगा कि जब ऑक्सीजन आप लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो भले ही आपको नहीं महसूस होता हो लेकिन अंदर से वो फैलता है, ठीक है। रिब्स कैबेज भी बाहर और ऊपर की ओर फैलता है। वहीं पे थोरेटिक कैविटी का जो अंदर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी जो है आपका बढ़ जाता है क्योंकि हवा उसमें प्रवेश कर चुका है। और लंग्स में निगेटिव प्रेशर लगता है जिससे हवा अंदर की ओर जाती है लंग्स में, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन लेने की क्रिया, श्वसन कैसे हमारा अंदर होता है, कैसे हवा अंदर जाता है, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन में इसको डिटेल से लिखेंगे कि हवा को जब श्वसन लिया जाता है तो नाक के द्वारा हवा अंदर में आता है, फिर डायफ्राम नीचे की तरफ झुकता है जिससे फेफड़ा में दबाव जो है क्या होता है, कम लगता है, जिससे फेफड़ा में वायु प्रवेश करता है और फेफड़ा के वॉल्यूम बढ़ने के साथ थोरेटिक कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ता है और उससे क्या होता है कि जो रिब्स है, रिब्स कैबेज जो है वो रिब्स कैबेज आपका ऊपर और बाहर की ओर फैलता है जिससे फेफड़ा को स्पेस मिलता है और उसमें जो है पूरे हवा भर पाता है, ठीक है। लंग्स में निगेटिव प्रेशर लगता है जिससे हवा अंदर जाती है। तो ये हो गया इंस्पायरेशन, अंदर लेने की कहानी, कैसे लेता है ऑक्सीजन को या हवा को। अब बात करते हैं छोड़ने की, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इन मतलब अंदर लेना। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन, श्वास छोड़ना। तो अब लेने के लिए तो हम ले लिए, सारा चीज़ वॉल्यूम बढ़ गया, वहाँ पे रिब्स कैबेज भी ऊपर बाहर की ओर बढ़ा, ठीक है, डायफ्राम नीचे गया। लेकिन अब श्वास छोड़ेंगे तो श्वास जब छोड़ना होता है तो जो ये डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा होता है लेने में श्वास, तो अब ये ऊपर की तरफ प्रेशर देता है, लंग्स को ऊपर की तरफ प्रेशर देता है डायफ्राम श्वसन छोड़ने के लिए, हवा निकालने के लिए डायफ्राम पुश करता है आपको मसल लंग्स को, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। मैंने जो अभी बताया ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है और लंग्स को क्या करता है, नीचे से पुश करता है, ठीक है, जिससे लंग्स पर दबाव लेता है और लंग्स के अंदर जो उपस्थित हवा है वो बाहर रिलीज करता है। रिब्स कैबेज नीचे अंदर की ओर आता है। जो रिब्स कैबेज श्वसन लेने में बाहर की ओर और ऊपर की ओर फूलता है, अब रिब्स कैबेज नीचे की ओर आता है और अंदर की ओर जो है फेफड़े को क्या करता है, दबाता है, प्रेस करता है ताकि उसके अंदर जो भी हवा है वो बाहर निकल सके, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है क्योंकि आप श्वसन ले नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो नीचे से जो हवा है वो बाहर निकल रहा है तो आयतन तो घटेगा ही घटेगा, तो थोरेसिक कैविटी में आयतन कम होता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर लगता है हवा बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपायरेशन होता है जहाँ पे डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, फेफड़ों में दबाव डालता है और फेफड़ा में दबाव डालने के कारण रिब्स कैबेज अंदर की ओर और नीचे की ओर जाता है जिससे हवा बाहर की ओर निकल पाता है, ठीक है, रिलीज होता है फेफड़ा से और बाहर निकल पाता है, श्वसन छोड़ पाता है व्यक्ति। और जब श्वसन छोड़ता है व्यक्ति, हवा रिलीज होता है तो थोरेसिक वॉल्यूम भी कम जाता है और कमने से पॉजिटिव प्रेशर लगता है और हवा बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है एक पैसिव प्रोसेस है, पर जबरन सांस छोड़ना एक्टिव प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग पैसिव प्रोसेस होता है जबकि जबरन सांस छोड़ते हैं वह एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसकी मैकेनिज्म को भी आपको बता दिया और इसके तंत्र को भी बता दिया। अब फिगर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये है आपका फिगर, देख लीजिए। अब ये पूरे पिक्चर के माध्यम से आप पूरे मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं और पूरे जो है आप इसके श्वसन तंत्र को भी समझ सकते हैं। पहले देखिए श्वसन तंत्र में मैंने कौन कौन से अंग बताया, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा में कौन कौन होता है, नाक होता है, मुंह होता है, ठीक है, लैरिंग्स होता है और ट्रेकिया होता है जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब ऊपरी अंग हो गया। इसमें फेरिंग्स भी होता है, समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ निचली अंग में, तो निचली अंग में आपका ट्रेकिया आ जाता है, ठीक है ना। निचली अंग में ट्रेकिया है, ब्रोंकी है, यही ब्रोंकी देख लीजिए, ये ट्रेकिया है, जो छल्ला वाला व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ट्रेकिया है। अब ये ट्रेकिया दोनों में फेफड़ा में चला जाता है तो ये ब्रोंकी बन जाता है, ठीक है। अब ये ब्रोंकी, ये देखिए, ये जो व्हाइट वाला ब्रोंकी है अलग अलग कितना छोटा छोटा जाल सा बना हुआ है, तो ये ब्रोंकियल्स हो जाता है, ठीक है। अब यही ब्रोंकियल, सभी ब्रोंकियल्स में अंगूर के गुच्छा के समान एल्वोली लगा होता है जिसमें हवा भरता है, तो एल्वोली होता है। बाकी आपको पता है कि ये दोनों लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। मैंने बताया राइट में 3 लोब होता है, लेफ्ट में 2 लोब होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये डायफ्राम मसल्स है। क्या है, डायफ्राम मसल्स है जो फेफड़ा को क्या करता है, श्वसन अगर लेना हो तो क्या होता है, नीचे आता है ये डायफ्राम, अगर छोड़ना हो तो इसको पुश करता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और ये पूरे एरिया को कवर किया रहता है, फेफड़े के एरिया को रिब्स जो है कवर करके रखता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया आपका। उस चित्र में अगर नहीं समझ में आता है तो इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये नाक है आपका, ठीक है, नाक यहाँ पे आया
नाक आया। अब मैंने आपको क्या बताया, फेरिंग्स एक क्या करता है, चौराहा का काम करता है। यह मुंह वाले एरिया से भी कनेक्ट होता है और नाक वाले एरिया से भी कनेक्ट होता है। तो जो मुंह वाले एरिया से कनेक्ट होता है ओरोफेरिंग्स, जो नाक वाले एरिया से कनेक्ट होता है उसे नोजोफेरिंग्स बोलते हैं। लेकिन इसके दोनों के कनेक्ट के बीच में एक आपका एपिग्लोटस होता है। यह एपिग्लोटस निर्णय करता है कि भोजन को किधर भेजना है और श्वसन नली हवा को कहाँ भेजना है। ठीक है, एपिग्लोटस रास्ता को बंद करता है, बांटता है कि भोजन को भोजन साइड जाए और हवा साइड आ जाए। ठीक है, एपिग्लोटस का काम वही होता है। उसके बाद फेरिंग्स तो समझ गए। अब यहाँ पे आता है फेरिंग्स से ठीक नीचे कनेक्ट होता है लैरिंग्स। ठीक है ना। अब लैरिंग्स से नीचे होता है सब छालायुक्त ट्रेकिया होता है। अब ट्रेकिया आगे चलकर 2 ब्रोंकी में बढ़ जाता है। क्या चीज़, 2 ब्रोंकी में बढ़ जाता है, समझ गए। अब ए ब्रोंकी 2 ब्रोंकी में बंटने के बाद ये ब्रोंकिया बहुत सारे एल्वोली में ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है। और ये जो छोटे छोटे गोल गोल आप जो संरचना देख रहे हैं ये सब एल्वोली है। ठीक है, और ये फेफड़ा के जो साइड से आप ये देख रहे हैं, फेफड़ा के साइड से देख रहे हैं, ये आपका प्लूरा है। ठीक है, जो फेफड़ा के ढकने का काम करता है। नीचे से ये आपका डायफ्राम मसल्स होता है। ओके, और ये जो रिब्स जो देख रहे हैं, तो ये रिब्स तो आपका हड्डी नुमा संरचना होता है, पसली जिसे बोलते हैं। तो ये तो लचीला होता है, इसीलिए फूलता है ऊपर की ओर नीचे की ओर जब फेफड़ा लेते हैं, श्वसन लेते हैं तो ये रिब्स हो गया। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र। तंत्र कोई भी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना होता है। तंत्र मतलब होता है जाल, सिस्टम मतलब होता है एक जाल। और कभी भी जाल एक धागे से बनता है नहीं, जाल के लिए अनेकों धागे से जो है जोड़ कर एक जाल का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से तंत्र यानी सिस्टम बॉडी में कोई एक पार्ट के मिलने से नहीं बना है, अनेकों पार्ट, अलग अलग पार्ट जो है मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, एक जाल सा अपना तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम है, इसे हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका। ठीक है, तो इसको हम लोग तंत्रिका तंत्र को हम लोग देखेंगे, सिस्टम, नर्वस सिस्टम को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ देखते हैं उसका डिफिनीसन जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम का डिफिनीसन क्या होता है समझ लीजिए। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र शरीर का एक नियंत्रण और समन्वय तंत्र है तो तंत्र है, अनेकों अंग इसमें सम्मिलित होगा इस तंत्र को बनाने में। किस तंत्र को, नर्वस तंत्रिका तंत्र को बनाने में अनेकों अंग शामिल होगा, जो हम देखेंगे आगे कौन कौन से अंग शामिल हैं। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र शरीर के नियंत्रण में और समन्वय में जो है शामिल होता है। तंत्रिका तंत्र का जो मेन अहम भूमिका है वह बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में तंत्रिका का नियंत्रण और समन्वय में शामिल होता है, जो शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र ही हमारे नर्वस जो सिस्टम है, इसका काम है कि आपके बॉडी को जितने भी फंक्शन, जितने भी काम हैं, जितने भी अंग है, सबके कामों को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अपने आप में काफ़ी महत्व हो जाता है, क्योंकि यह आपके बॉडी के हर एक एक्टिविटी, हर एक कामों को नियंत्रण करता है। किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही। ठीक है, यह बाह्य और आंतरिक वातावरण के साथ शरीर का संबंध बनाए रखता है। आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो भी इन्वायरमेंट वातावरण है, इसको कोऑर्डिनेट करता है, संबंध बना के रखे रहता है। ठीक है, आगे पढ़िएगा तो समझ में सब चीज़ आ जाएगा। बेसिकली ये समझिए कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों के कामों को नियंत्रण करता है। सीधा समझिए, यह विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों के जो है अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है, साथ में कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है, एक से दूसरे अंगों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह हमारे बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर दोनों, अंदर बाहर दोनों वातावरण के बीच संबंध बनाकर रखता है। यही हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में मेन 3 भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा गया है। मैंने पहले ही ने बताया कि सिस्टम एक अंगों से मिलकर नहीं बना होता है, सिस्टम अलग अलग अंगों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम में आपको मुख्यतः 3 भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा गया है। 3 भाग, पहला भाग है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा भाग जो है इसमें का पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र।
ठीक है। तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे एएनएस बोलते हैं, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। यह ऐसा तंत्रिका तंत्र होता है जो स्वयं चलता है, इस पर कंट्रोल आप नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 3 भाग है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। ऐसे भी याद रखिए, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस, ठीक है। उम्मीद है आपको ध्यान में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 3 भाग देख लिए, हम एक एक करके तीनों भाग को समझेंगे। तो इस वीडियो में तो सिर्फ पहला भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही देखेंगे, बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब जो हम लोग देख रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सीएनएस शरीर के नियंत्रण का केंद्र है, जिसमें 2 प्रमुख अंग शामिल है। अब जो हम पढ़े हैं ना कि बॉडी पर यह तंत्रिकीय तंत्र नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न अंगों के कामों पर नियंत्रण करता है, तो वह नियंत्रण का सीएनएस नाम इसीलिए दिया गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि यह शरीर के कंट्रोल का केंद्र होता है। यहीं से हमारा बॉडी मेनली रूप से कंट्रोल हमारा यहीं से होता है, सीएनएस से ही। अब कैसे कंट्रोल होता है आप समझ जाइएगा। इसमें 2 अंग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 अंग होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब आप खुद समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका नाम क्यों पड़ा। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, मतलब सबके बीच में सबसे मेन केंद्र, ठीक है। और नर्वस सिस्टम है यानी केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, क्योंकि यह शरीर के नियंत्रण कंट्रोल का केंद्र है, ठीक है ना, सेंटर है। यहीं से बॉडी हमारा कंट्रोल होता है, जिसमें शामिल है ब्रेन और स्पाइनल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन से ही तो हम अपने कामों पर नियंत्रण रखते हैं ना, तो इसीलिए इसे सेंट्रल में रखा गया है। यह मेन है, केंद्र है हमारे बॉडी का, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, और मस्तिष्क और स्पाइनल दोनों आपस में अटैच है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूँकि अब हम लोग ब्रेन के बारे में, स्पाइनल के बारे में अलग से देखना पड़ेगा कि ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है, फिर स्पाइनल का देखेंगे। तो अभी ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल से नोट्स इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे, जिसको आप एग्जाम में अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं। तो ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन हमको जानना पड़ेगा कि ब्रेन आखिर होता कहाँ पे है। ब्रेन, दिमाग। अब जो हमारा ब्रेन, एक खोपड़ी आप लोग अब देखते हैं, पूरा इतना बड़ा सिर रहता है, उतना बड़ा सिर नहीं होता, उतना बड़ा ब्रेन नहीं रहता, ब्रेन छोटा सा होता है, ठीक है। ऊपर में जो आप देखते हैं सिर पर बाल देखते हैं, फिर देखते हैं मजबूत हड्डी है, दबने से नहीं दबाता है, तो बेसिकली वह ब्रेन का प्रोटेक्टिव पार्ट होता है ये सब, ठीक है ना, जिसके ऊपर स्कल है, स्किन है, मेनिंजिस है, तब उसके अंदर में छोटा सा एक ब्रेन होता है, ठीक है। देखिए लोकेशन, मस्तिष्क खोपड़ी क्रेनियल कैविटी के अंदर स्थित होता है, इससे मेनिंजिस नामक 3 झिल्लियाँ ढकी रहती हैं। सबसे पहले ब्रेन का लोकेशन के बारे में पूछेगा, सीधा बताएंगे यह क्रेनियल कैविटी, यह मस्तिष्क के खोपड़ी यानी क्रेनियल कैविटी, यानी यह एक क्रेनियल गुहा में स्थित होता है, ठीक है। जिस गुहा के अंदर जो ब्रेन स्थित होता है, तो उस ब्रेन पर एक झिल्ली लगा होता है, ठीक है, एक झिल्ली, मेनिंजिस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली जो होता है ब्रेन को लेयर प्रदान करता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। सबसे पहले अंदर में ब्रेन है, इसके ऊपर 3 लेयर में आपका झिल्ली होता है, फिर उसके चारों साइड में आपका द्रव भरा होता है, ठीक है, द्रव, और तब ऊपर से जो है आपका एक खोपड़ी होता है हड्डी वाला, ठीक है ना, और तब ऊपर से स्क्रीन होता है, ऊपर से बाल होता है। तो देख लिए कितना अंदर ब्रेन होता है। तो बेसिकली ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन को जो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है, तो ब्रेन के ऊपर में हल्का पतला सा झिल्ली लगा होता है, जो भी एक लेयर प्रदान करता है। तो यह झिल्ली 3 झिल्लियाँ ढकी रहती है, 3 लेयर में, ड्यूरामेट, ठीक है, आर्केनॉइड, पायमीटर, ओके। ड्यूरामेटर का काम है, यह सबसे बाहरी लेयर होता है और यह मोटी झिल्ली वाला होता है, समझ गए। आर्केनॉइड का काम है, यह बीच का परत होता है। पियामेटर का काम है, यह सबसे अंदर की परत है जो सीधे मस्तिष्क से लगी रहती है। तो ये 3 झिल्ली जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये ड्यूरामेट, ठीक है, आर्केनॉइड एंड पियामेटर। तो इन तीनों को याद रखिए। ड्यूरामेट सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली है, आर्केनॉइड बीच की परत है, पियामेटर जिसे मृदु तनिका भी बोलते हैं, यह सबसे जो है आपको कमज़ोर लचीला होता है, यह डायरेक्ट जो है आपको ब्रेन के अटैच में होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ब्रेन को अगर पूछे कि 3 झिल्ली का नाम बताइए जो ब्रेन को ढक कर रखता है, वह झिल्ली का नाम बताइए, तो 3 झिल्ली, ड्यूरामेट बाहर वाला, आर्केनॉइड बीच वाला, पियामेटर सबसे अंदर वाला। तो 3 झिल्ली के बारे में समझ गए। अब देखिए, इन झिल्लियों के बीच सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF पाया जाता है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान एवं पोषण देता है। अब ये जो ब्रेन से लगा हुआ है जो झिल्ली है, तीनों लेयर वाला,
ये तीनों लेयर में जो होता है, बीच वाला जो लेयर आर्केनोइड है, इसमें आपको CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो मस्तिष्क को नमी प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है और साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। बात समझ गए? अब ये झिल्ली को समझ गए तो आगे बढ़िए। झिल्ली को समझ गए तो आगे बढ़िए। अब ब्रेन का जो वेट होता है, वजन होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा, 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है, इतना किलोग्राम होता है आपका इसका वजन। अब चूंकि ब्रेन है तो ब्रेन का भाई अलग अलग पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का भी पार्ट है। ब्रेन में मुख्यतः 3 पार्ट है। एक पार्ट है फोर ब्रेन, आगे का भाग, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन पीछे का मस्तिष्क होता है, पिछला भाग होता है। तो ब्रेन के टोटली 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट हुआ, समझ गए। अब यहाँ पे पहला है, हम लोग देखे हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग है। अब भाग में भाग कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ CNS ब्रेन का, आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सीधा नर्वस सिस्टम के 3 भाग कौन कौन, CNS, PNS, ANS। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि 2 अंग होते हैं, एक अंग आपका ब्रेन है और एक स्पाइनल है। तो अब हम ब्रेन पर आ गए, तो ब्रेन को पहले पढ़ेंगे तब तो स्पाइनल पर जाएंगे। तो अब ब्रेन को पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में हम देखे हैं कि ब्रेन ढका रहता है झिल्ली से। तो झिल्ली के बारे में जान गए कि 3 प्रकार के झिल्ली होता है, वो हम समझ गए। अब ब्रेन का हम मेनली पढ़ेंगे पार्ट, कि ब्रेन में कितने पार्ट, ब्रेन जो है कितने पार्ट में होता है। तो ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। तो अब जब तीनों पार्ट है तो एक एक पार्ट अलग अलग करके देखेंगे। तो अब जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के बारे में जब हम देखते हैं तो इस फोर ब्रेन में भी 3 भाग है, 3 भाग है। पहला है सेरेब्रम, ठीक है, क्या है आपका सेरिब्रम, उसके बाद है आपका थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। यह फोर ब्रेन के 3 भाग है, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको याद रखिएगा तो आपको अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग अलग अलग जो भाग देखे हैं, फोर ब्रेन का 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। सेरिब्रम यह मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 2 हेमिस्फीयर दाएं और बाएं गोलार्ध होता है, जिसमें कार्पस कैलोसम जुड़ता है, ठीक है। इसकी सतह पर गहरी उठाव और सल्की खांचे पाए जाते हैं, जो सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है, या फोर ब्रेन वाला भाग है अग्र मस्तिष्क का, और अग्र मस्तिष्क में यह सबसे बड़ा भाग है, छोटा मोटा नहीं है। इसमें 2 हेमिस्फीयर जिसे गोलार्ध बोलते हैं, 2 गोलार्ध दाएं और बाएं में बटा हुआ रहता है। ओके, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो गोलार्ध होता है, इसी जिन्हें कार्पस कोलोसम जोड़ता है। 2 गोलार्ध में जो बटा रहता है ना, तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कार्पस कोलोसम करता है, ठीक है। इसकी सतह पर गहरी उठाव और सल्की खांचे पाए जाते हैं, जो सतह क्षेत्र बनाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि ब्रेन एकदम सपाट प्लेन नहीं होता, उस पर खांचा खांचा सा होता है। तो यही उठाव और खांचे जो है इसकी सतह पर होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सेरिब्रम का हम लोग जो है काम देखेंगे, जो कि सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका क्या काम है, देखिए सेरिब्रम का काम है बुद्धि का, विचार का, मेमोरी का, स्पीच का और इच्छा से होने वाले क्रियाओं का नियंत्रण का। तो सेरिब्रम बुद्धि, विचार, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब का काम है। और वॉलेंट्री रूप से इच्छा से होने वाले क्रियाओं को नियंत्रण का ये जो है क्या है, मेन जरिया है आपका। बात समझ गए। कौन, फोर ब्रेन का सेरिब्रम पहला पार्ट, ठीक है। अब कन्फ्यूजन होइएगा तो दिक्कत तो होगा। अब देखिए, अब फोर ब्रेन के बारे में मैं बता दिया, फोर ब्रेन के पहला पार्ट बता दिया सेरेब्रम। अब दूसरा कौन सा है, थैलेमस, तब हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस क्या कहता है, यह सेंसरी इन्फॉर्मेशन, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि को मस्तिष्क के उपयुक्त भागों तक पहुंचाता है। यह एक प्रकार का रिले स्टेशन होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के थैलेमस या सेंसरी इन्फॉर्मेशन सूचना देने का काम करता है, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि को मस्तिष्क के उपयुक्त भागों तक पहुँचाता है, थैलेमस। ओके। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखता है, एक समान बना के रखता है। यह प्यूबिक ग्लैंड को नियंत्रित भी करने का काम करता है। तो पहला पार्ट ब्रेन का हम लोग पढ़ लिए, पहला पार्ट पढ़े फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोग 3 पढ़े हैं, कौन कौन, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मिड ब्रेन की तरफ। ओके,
हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा काम भी आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर का तापमान नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना, नींद और जागरण पर कंट्रोल करना, इमोशन क्रोध खुशी आदि पर नियंत्रण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करना। तो हाइपोथैलेमस भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, भूख प्यास क्रोध ये सब पर भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सेरेब्रम। याद आ गया? चलिए अब यहाँ पे आता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। भाई मध्य नाम है तो मध्य में बीच में ही होगा, तो यह फोर और हिंड दोनों के बीच में ही होगा। इसमें दो जोड़ी स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें दो जोड़ी स्ट्रक्चर होता है, एक सुपेरियर कॉलिकली और एक इन्फेरियर कॉलिकली। ठीक है, दृश्य परिवर्तन, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, श्रवण परिवर्तन। तो इनका बेसिकली मिड ब्रेन जो होता है इसमें दो स्ट्रक्चर दो जोड़ी पाया जाता है, सुपेरियर कॉलिकली और इन्फेरियर कॉलिकली। सुपेरियर कॉलिकली जो होता है यह दृश्य विजुअल रिफ्लेक्ट करता है, देखने से संबंधित, और इन्फेरियर कॉलिकली का सुनने से संबंधित रिफ्लेक्ट करता है। इसका काम है आँख और सिर के गति पर नियंत्रण करना और दृष्टि एवं श्रवण से जुड़ी हुई रिफ्लेक्स करना। तो इसका यही काम है, ठीक है ना। मिड ब्रेन का काम जो कि मैंने आपको बता दिया, यह देखने सुनने रिफ्लेक्स करने में, गति सिर की गति को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है मिड ब्रेन। ओके, चलिए हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, तो पश्च मस्तिष्क में तीन भाग होता है। एक होता है सेरिबैलम, ठीक है ना, एक सेरिबैलम, पोन्स और एक मेंडुला ऑब्लंगेटा। देखिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वाला जो आप लोग देखे हैं ना फोर ब्रेन, उसमें तीन भाग है, थैलेमस हाइपोथैलेमस और एक आपका था थैलेमस हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तीन महत्वपूर्ण पार्ट वहाँ था। तीन महत्वपूर्ण पार्ट हिंड ब्रेन में है जिसे सेरिबलम, पोन्स और मेंडुला बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका बीच वाला था उसमें तो कुछ उतना खास नहीं था, बस उसमें देखने और सुनने से संबंधित क्रिया को नियंत्रण होता है बीच वाला। अब ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम यह मस्तिष्क के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है, यानी सेरिबेलम यह मस्तिष्क के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है। इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। इसे छोटा, सबसे भाग में छोटा होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना। सेरिबेलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों की गतिविधि पर समन्वय करना, पोस्चर और मूवमेंट को नियंत्रण करना, यानी स्थिति और गति को नियंत्रण करना। ठीक है, अब लास्ट वाला है पोन्स। यह मेंडुला और मिड ब्रेन के बीच में होता है। इसमें नर्व फाइबर होते हैं जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ते हैं। सेरिब्रम कौन है पता है? यह फोर ब्रेन के पहला पार्ट है। सेरिबेलम कौन सा है? यह हिंड ब्रेन का पहला पार्ट है। दोनों के बीच कौन जोड़ता है? पोन्स वैरोली ही जोड़ता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो इसका काम है रिस्पायरेशन के नियंत्रण में मदद करना, सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। बात समझ गए? तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में करके रखना है। पोन्स का क्या काम है? रिस्पायरेशन को नियंत्रण में मदद करना। अब यहाँ पे देखिए मेंडुला ऑब्लंगेटा है, यह स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ सबसे निचला भाग होता है। उसके बाद यह वाइटल साइन का काम करता है। मेंडुला जैसे कार्डियक सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, श्वास को नियंत्रण करना, हृदय गति को नियंत्रण करना, रक्तचाप को नियंत्रण करना। यदि मेंडुला की क्षति पहुंचती है तो जीवन रक्षक क्रियाएं रुक जाती है, इसलिए मेंडुला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से हृदय, यहीं से रिस्पायरेशन, यहीं से रक्तचाप का जो है नियंत्रण होता है। समझ गए चीज़? तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपके सामने पिक्चर ला चुका हूँ ब्रेन का, ठीक है ना। ये ब्रेन का अंदर का हिस्सा एक्चुअल ब्रेन है, ठीक है ना। ऐसे तो आप ब्रेन देखेंगे तो ऊपर से खोपड़ी है, बहुत सारे चीज़ें जो है दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रेन ऐसा ही होता है। जो मैंने आपको फोर ब्रेन पढ़ाया ना, फोर ब्रेन सबसे आगे का ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्रेन के हिस्सा का सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई होता है तो आपका यही ब्रेन होता है। देख लीजिए ऊपर का ये जितना आप देख रहे हैं ना, इसी में जो है उतार चढ़ाव खांचा टाइप से होता है, तो इसी को फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसको फोर ब्रेन को अलग कौन करता है? कैपर कलोसम, ठीक है ना। अब रही बात फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन है, तो यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, समझ गए। यहाँ पे मिड ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन जो होता है पीछे का, तो ये सब पीछे के हिंड ब्रेन पार्ट में ही आता है, जिसमें पोन्स, मेंडुला ऑब्लंगेटा और ये जो है आपका सेरेबेलम होता है, ठीक है। सेरेबेलम, पोन्स, मेंडुला ऑब्लंगेटा हिंड ब्रेन में ही आता है। बात समझ गए? बाकी स्पाइनल कोड तो ये अलग हिस्सा है सीएनएस का, तो ब्रेन पढ़ लिए, तो अगला वीडियो में हम लोग स्पाइनल पढ़ेंगे। बात समझ गए ना। देखिए ये है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का।
उसके बाद यहाँ पे जो है आपको होता है हाइपोथैलेमस होता है, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ये आपका ये जो यहाँ पे होता है प्यूटरी ग्लैंड होता है। इस प्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल हाइपोथैलेमस से करता है, बात समझ गए ना। यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन होता है, इसमें सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, बात समझ गए। अगर आपको और चीज़ क्लियर चाहिए तो ये जितना आप इधर उधर टेढ़ा मेरा देख रहे हैं ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस है, बातें को समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस है, ये आपका थैलेमस का पार्ट है। नीचे प्यूटरी ग्लैंड है, बाकी मैंने आपको बताया ही, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला, ये तीनों जो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, समझ गए। और मिड ब्रेन, ये सब जो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, बात समझ गए। तो इस हिसाब से आपको मैंने पिक्चर दिखा दिया, देख लीजिए, एरिया में बना दीजिएगा। बाकी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन ये है, मिड ब्रेन आपको ये बीच में पाया जाता है, और ये सब जो है आपका वही है फोर ब्रेन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गेन्स के बारे में, कितने हमारे पूरे बॉडी में सेंसरी ऑर्गेन है, इंद्रिय अंग है, जो बेसिकली हमें ज्ञान की प्राप्ति करती है, ठीक है। हर एक सेंसरी ऑर्गेन का काम, सेंसरी मतलब सेंस, ठीक है, सेंसरी मतलब सेंस, जो हमें आभास कराता हो, जो हमें ज्ञान कराता हो कि ये फलाना चीज़ है, ये फलाना चीज़ है, ये फलाना चीज़ है, ठीक है। तो सेंसरी मतलब ज्ञान देने वाला ऑर्गेन। ऐसा ऑर्गेन, ऐसा अंग हमारे बॉडी में है जो हमें आभास कराता है, जो हमें ज्ञान कराता है, जानकारियाँ देती है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गेन को हम लोग अनुभूति अंग भी कहते हैं, जिसके द्वारा हमें अनुभूति की प्राप्त होती है। अनुभूति मतलब मालूम पड़ता है, जैसे आँखों से हम देखते हैं, तो कोई भी चीज़ देखने का काम कहाँ से हो रहा है, आँख से हो रहा है। हम नए नए चीज़ देख रहे हैं, दूरियाँ देख रहे हैं कि इतने दूरी पर वो व्यक्ति है, रंग देख रहे हैं कि इस कलर का फलाना चिलाना चीज़ है, तो ये सब हमें अनुभूतियाँ, जानकारियाँ दे रही है, ठीक है, ज्ञान दे रहा है, तो ये सेंस ऑर्गेन है, ठीक है। उसी प्रकार से नाक से हम सूंघते हैं, किसी भी चीज़ को पहचान पाते हैं कि ये जो है किस प्रकार के गंध वाला है, जिसे हमें पता चलता है, ठीक है। त्वचा जहाँ से हमें ठंडी, गर्माहट, इन चीज़ों को पता चलता है। स्पर्श, कोई अगर छूता है तो अनुभूति होती है कि हाँ कोई स्पर्श कर रहा है। ठंडा अगर संपर्क में आता है तो लगता है कि हाँ ठंडक महसूस हो रहा है। जल जाता है, महसूस होता है कि गर्माहट महसूस हो रहा है। तो ये सब क्या है, सेंस है, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गेन का काम होता है सिग्नल देना। देखने का सिग्नल आँख के द्वारा, स्पर्श होने का सिग्नल त्वचा के द्वारा, ठीक है, सुनने का कान के द्वारा, सूंघने का, स्मेल का नाक के द्वारा। ये सब सिग्नल कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन को, और ब्रेन जो है वह हमें क्या करता है, आभास कराता है, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गेन, ये सेंसरी ऑर्गेन, तो ये सेंसरी ऑर्गेन, इंद्रिय अंग जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, चलिए आज हम देखेंगे। सेंसरी ऑर्गेन कहा जाए तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 5 इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गेन है, सेंसरी ऑर्गेन्स है, ठीक है, जो हमें बाहरी, हमारे बॉडी के बाहर वातावरण में आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये जानकारियाँ देती हैं। ये सभी अंग उत्तेजना, स्टिमुलेशन को ग्रहण करके, स्टिमुलेशन मतलब आसपास चल रहे एक्टिविटी, वही स्टिमुलेट होता है, ठीक है। यह उत्तेजना को आसपास ग्रहण करके उससे तंत्रिका संकेत नर्व इम्पल्स में बदलते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। नर्व इम्पल्स कहने का मतलब होता है कि हर ऑर्गेन नर्व से जुड़ा हुआ है। आँख भी ऑप्टिक नर्व से जुड़ा है, ठीक है। हर एक नर्व जो है आपके जुड़ा हुआ है और सबका अलग अलग काम है। जैसे आँख का है ऑप्टिक नर्व, आँख हमारा लास्ट में ऑप्टिक नर्व से जुड़ा है। जो भी हम कुछ आँखों से देखते हैं वह सिर्फ इमेज देखने का काम आँख से होता है, लेकिन उसके बारे में हमारे दिमाग में जानकारी जो जाता है कि हाँ हम फलाना चीज़ देख रहे हैं, तो यह जानकारी ब्रेन में कैसे जाता है, उसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सिग्नल जाता है, जिसे हम आँख से देखते हैं, लेकिन दिमाग में वो जानकारियाँ हैं कि हाँ वो फलाना चीज़ है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ब्रेन में जानकारियाँ नर्व के थ्रू ब्रेन में मिलता है और हर एक 5 ऑर्गेन अपने अपने नर्व से जुड़ा हुआ है और उस नर्व के थ्रू बॉडी जो है क्या होता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है और हम पहचान पाते हैं। बात समझ गए।
तो सेंसरी ऑर्गेन्स जो होता है यह मुख्य रूप से हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गेन है। पहला जान लीजिए, यह सभी आसपास के जानकारियाँ जो है क्या करता है, हमें देता है। ठीक है, बाहरी जानकारी हमारे आसपास क्या चलता है। ठीक है, ये सभी उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन को यानी बाहरी चीज़ों को ग्रहण करके नर्व के थ्रू मस्तिष्क तक पहुँचाता है। बात समझ गए ना? सिर्फ सूंघ लिए, लेकिन ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हम फलाना चीज़ हमें गंध आ रहा है, तो ये पता नर्व के थ्रू चलता है। ठीक है ना? तो यही जो है सेंसरी ऑर्गेन होता है। तो 5 ऑर्गेन्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे हम लोग का पहला जो ऑर्गेन्स है वो है आँख। ठीक है, पहला दूसरा नहीं होता है, 5 होता है, समझ लीजिए। आँख होता है, अब आँख हमारा जो है देख लीजिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर में होता है। बात समझ गए? आँख आप लोग को पढ़ाएंगे डिटेल्स में। अभी जान लीजिए आँख में लाइट आता है, लाइट जो है पार करता है आइरिस पुतली को, पार करता है लेंस को, पार करता है, और लेंस को पार करते हुए कहाँ जाता है, रेटिना में जाता है। ठीक है, और तब जाके हमारे जो है छवि बन पाता है, आँख में हम देख पाते हैं कोई चीज़ को। बात समझ गए? और ऊपर से सब लेयर होता है, ये सब लेयर होता है। और इसी में देख लीजिए आप लोग यहाँ पे नर्व जो है, ये सब नर्व रहता है इसमें, और ये नर्व जो है ऑप्टिक नर्व कहलाता है। सभी नर्व आकर एक जगह जुड़ता है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और कुछ भी छवि बनता है तो उसकी जानकारी ब्रेन तक इस नर्व के द्वारा जाता है, जिससे हमारे दिमाग में संदेश होता है कि ये फलाना चीज़ है। अगर नर्व के थ्रू सिग्नल ब्रेन में नहीं जाएगा तो सिर्फ आंख से हम देख पाएंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ऑप्टिक नर्व नष्ट होगा हम व्यक्ति अंधा हो जाता है, नहीं देख पाएगा। समझ गए? और इसमें 2 ऐसे सेल होते हैं, बात समझ लीजिए। इसमें जो है 2 रेटिना में, रेटिना के आसपास जो नर्व सेल होते हैं उसमें 2 सेल होते हैं, जो होते हैं आपको यहाँ पे देख लीजिए, जिसका नाम है कोन्स और रॉड। ठीक है ना, कोन सेल और रॉड सेल। यह फोटो रिसेप्टर्स नर्व सेल होता है, इसको याद रखिएगा, आगे मैं बताऊँगा। तो आँख एक सेंसरी संवेदी अंग है जिसका काम है प्रकाश को पहचानना। ठीक है, और रंग, आकार, दूरी, गति, इन सब को देखना। तो बेसिकली आँख का काम होता है देखने का, छवि निर्माण करने का, प्रकाश यानी कलर को पहचानने का, प्रकाश को पहचानने का। ठीक है, आकार, दूरी, गति, ये सब देखने का काम, हर चीज़ देखने का काम आँखों के द्वारा होता है। आँख का मेन भाग जो होता है आप सभी देख सकते हैं, आँख का मेन भाग कॉर्निया होता है। क्या होता है? आँख का जो मेन भाग है कॉर्निया है, प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है। क्या करता है? कॉर्निया के थ्रू जो है आँखों में लाइट प्रवेश करता है। आइरिस, देखिए हम देखते कैसे हैं, हम देखते कैसे, आपको या हमको किसी को भी लगता है कि सामने वस्तु पड़ा हुआ है, हम अपने आँखों से देख लिए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी वस्तु है, यहाँ से लाइट आया इस वस्तु पर, हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ये वाले वस्तु को, तो वातावरण से लाइट इस वस्तु पर पड़ा, एक वस्तु लाइट रिफ्लेक्ट हमारे आँखों पर करता है। ठीक है, हमारे आँखों पर करता है, समझ गए? ये वस्तु आँखों पर रिफ्लेक्ट इसका लाइट पड़ता है। अब जब आँख में जाता है कॉर्निया में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर जो है आइरिस पुतली का आकार नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। पुतली जिसे पपिल्स बोलते हैं, यह प्रकाश के प्रवेश का एक छिद्र है जिसके थ्रू जो है प्रकाश इंटर करता है। फिर लेंस जो कि प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, जिससे छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और रेटिना सबसे लास्ट में जो होता है प्रकाश का संवेदनशील परत होता है, और वहाँ जाने के बाद चूँकि रेटिना नर्व से जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे हमें छवि निर्माण का जानकारियाँ मिल जाती है कि हम फलाना चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, रेटिना के थ्रू सिग्नल नर्व के थ्रू ब्रेन को मिल जाता है। तो आँख का मुख्य भाग यहाँ पे देख लीजिए, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, ठीक है, पपिल होता है, उसके बाद लेंस होता है, उसके बाद रेटिना होता है। और रेटिना जहाँ पे होता है वहीं पर 2 सेल होते हैं जिससे हम लोग रॉड सेल और कोन सेल बोलते हैं। रॉड सेल का काम है कम रोशनी में देख सकते हैं, अगर कम रोशनी में भी हम लोग देख रहे हैं तो वह रॉड सेल के द्वारा। कोन कोशिका रंग पहचानने के लिए होता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आंखों में रंग कलर विजन के लिए कौन होता है, तो कौन सेल होता है, ठीक है ना, कौन सेल होता है। और रॉड सेल होते हैं वह कम रोशनी में भी देखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हम आँख को डिटेल्स में पढ़ा नहीं रहे हैं, बस हम लोग ये जान रहे हैं कि आँख में कौन कौन से और ये जो है भाग होता है। याद रखिएगा, कॉर्निया, आइरिस, पपिल, ठीक है, लेंस, रेटिना, ये मुख्य भाग है और ये हमारा आँख जो है आपका संवेदी अंग है। महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा ही होता है। हम लोग को इमेज देखते हैं तो, ठीक है ना। दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है सारा खेल इसी नर्व का है, जिसे हमारे दिमाग में यह
जानकारियाँ आती है कि हम फलाना चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो नर्व के थ्रू। अब यहाँ पे बातें आती है, दूसरा है कान, जिसे हम लोग श्रवण इंद्रिया बोलते हैं। श्रवण इंद्रियाँ जो सुनने, हियरिंग वाला सेंसरी ऑर्गन है, जो कुछ भी हम लोग गाना, फिल्म, आवाज़ किसी का, ये सब जो सुन रहे हैं, यह सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण इंद्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, हियरिंग सेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कान है, कान के थ्रू हम लोग कुछ भी सुनते हैं। इसका कार्य है ध्वनि को सुनना, ठीक है, और शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो कान के द्वारा भी जो है संतुलन बनता है बॉडी का, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे संतुलन कैसे बनेगा, तो एक बार कान खराब होगा ना, तब पता चलेगा कि कैसे आपका बॉडी का संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली कान का काम है ध्वनि को पास करना, सुनने का काम, और संतुलन बनाए रखने का काम बॉडी का भी यहाँ से होता है, ठीक है। कान का मुख्य भाग की बात करेगा यहाँ पे, तो मुख्यतः कान का जो है यहाँ पे दो ही भाग होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक तीन लेयर होता है, एक आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है कान का, वह ध्वनि तरंग का एकत्रित करता है, यानी जो भी हम लोग कान में आवाज़ प्रवेश करता है, आउटर लेयर उसे एक लाइन में बना देता है ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि तरंग को एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, आउटर ईयर, समझ गए। अब आउटर ईयर से पास होते हुए मिडिल ईयर में जाता है। मिडिल ईयर भी मध्य कान 3 अस्थियों से बना है, ठीक है। 3 अस्थियाँ कहा जाए तो पहला है मैलियस, दूसरा है इनक्स और तीसरा है स्टेपिज। तो मिडिल ईयर 3 लेयर से मिलकर बना, 3 हड्डियों से मिलकर बना है, जिसे मैलियस, इनक्स और स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटा हड्डी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैलियस, इनकनस और स्टेपिज, ये जो है 3 हड्डियां होती है मिडिल ईयर की। अब तीसरा लेयर जो कि इनर ईयर है, जो सबसे कान के अंदरूनी लेयर होता है, इसमें मुख्यतः 2 तरह के जो है चीज़ें होती हैं, और ये दोनों काफ़ी सेंसिटिव होता है। चूँकि सबसे इनर लेयर है तो डायरेक्ट यह कान से और नर्व से जुड़ा हुआ होता है। तो कोक्लिया यह ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि पहचानना या ध्वनि सुनने का काम कोक्लिया के द्वारा होता है, जो हमें क्या करता है, ध्वनि के बारे में पता चलता है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है जो संतुलन का काम करता है। तो कुल मिला के आउटर और इनर लेयर, आउटर और मिडिल लेयर, यह दोनों क्या करता है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और मिडिल पॉइंट है जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और तीसरा में जो काम है कान का, सुनने का काम कोक्लिया द्वारा, और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है जो ट्यूब है, यह ट्यूब क्या करता है, आपको संतुलन का काम करता है, संतुलन बनाने का, ठीक है। चलिए, तीसरा है यहाँ पे घ्राण इंद्रिया, जिसे हम लोग नोज बोलते हैं। यह भी, नाक भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, जो क्या करता है, सुनने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो घ्राण तंत्रिका है, इससे जुड़ा हुआ ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। यह ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, नर्व क्या है, एक जाल सा बना हुआ रहता है, और वो सब एक लाइन में जाकर ब्रेन में कनेक्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो ब्रेन को ही सिग्नल जाना है। तो कुल मिला के नाक से जुड़ा हुआ जो नर्व होता है वह ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, जिसे घ्राण तंत्रिका बोलते हैं। तो नाक भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसका काम है नाक का गंध को पहचानना, श्वसन में सहायता करना, ठीक है। इसका 2 महत्वपूर्ण काम है, एक गंध पहचानना और एक श्वसन में सहायता करना, ठीक है। विशेष भाग इसका जो होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, और इसका एक होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। बात समझ। तो ये जो घ्राण तंत्रिका है, यह घ्राण तंत्रिका हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है, यह हमारे नाक से जुड़ा हुआ होता है, और उधर ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। कुछ भी हम लोग सुगंध लेते हैं, खींचते हैं, तो वह जो है हमारे इसी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के द्वारा क्या होता है, नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि खुशबूदार चीज़ फलाना या फिर महकदार चीज़, ये सब जो भी है वो आपको पता चल जाता है नाक के थ्रू, ठीक है। तो ये है होता है, और एक अल्फैक्टरी बल्ब भी होता है, समझ गए, और एक अल्फैक्टरी नर्व होता है, समझ गए। नेक्स्ट है, चौथा ऑर्गन है जीभ है। जीभ जो कि स्वाद इंद्रियां हैं, इससे स्वाद की पता चलता है, ठीक है, इससे स्वाद की पता चलता है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, नमकीन है, क्या है, ये स्वाद का अगर लेना हो जानकारियाँ, तो वो आपके खान पान, ये सारा चीज़ जो भी लेते हैं हम लोग स्वाद, वह सब जो है जीभ का कारनामा है, ठीक है। तो जीभ पर हम लोग स्वाद लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ऊपर में, ये जो है स्वाद कलिका होती है, यहीं पर बना हुआ स्वाद कलिका होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जीभ का सीधा सीधा फंडा है, देखिए, जीभ का सीधा सीधा फंडा है स्वाद को पहचानना। जीभ का क्या फंडा है, स्वाद को पहचानना, टेस्ट को पहचानना, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फंडा है स्वाद को पहचानना, यानी
टेस्ट को पहचानना, ठीक है। स्वाद के प्रकार मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ठीक है। उमामी यानी प्रोटीन स्वाद। तो ये अलग अलग स्वाद को पहचानने का काम कौन करेगा? हमारा सेंसरी ऑर्गेन जीभ करेगा। इसका विशेष भाग होता है टेस्ट बड्स होता है, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं होती है जिसके थ्रू हम स्वाद हमें मिल पाता है, ठीक है। तो जीभ का मुख्य भाग स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। आखिर में है यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श इंद्रियां, जिसे हम लोग त्वचा स्किन बोलते हैं। है तो त्वचा, लेकिन इंद्रिया में इसे स्पर्श इंद्रियां बोला गया है, ठीक है, जो स्किन होता है। स्किन अलग अलग लेयर में बना है, जैसे एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। सबसे ऊपर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, फिर बिचला को डर्मिस, और सबसे अंदरूनी वाला जो बसा तक वाला होता है उसे हाइपोडर्मिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सब डिटेल्स में अलग अलग पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, अभी जान लीजिए। त्वचा की परत की मैं बात करूँ तो एपिडर्मिस होता है, त्वचा की परत एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस, तीसरा है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो त्वचा की जो परत है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये तो परत है, लेयर है। रिसेप्टर के प्रकार है जो हमें अनुभूति प्रदान करता है, ग्रहण करता है, जिसे हमें प्राप्त होता है स्पर्श रिसेप्टर, ताप रिसेप्टर, दर्द रिसेप्टर। स्पर्श रिसेप्टर हमें छूने के संग्रह करता है, जैसे ठंडक, बर्फ़ अगर स्पर्श करेगा तो ठंडक अनुभव होगा, ठीक है। गर्म स्पर्श होगा, गर्म अनुभव होगा। कोई चीज़ अगर इस पर रेंगेगा त्वचा पर तो वो स्पर्श होगा, तो ये स्पर्श रिसेप्टर होगा। ताप रिसेप्टर होगा जो ठंडक और गर्मी को अनुभूति प्रदान करेगा। दर्द रिसेप्टर जो चुभने से, कटने से प्राप्त होता है दर्द, वो दर्द रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर के ये प्रकार है, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेन है जो आपसे अगर कोई पूछे कि 5 इंद्रियां कौन कौन से है शरीर का, नाम बताएं, तो वो 5 इंद्रियां हैं कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 त्वचा याद रखिएगा, कौन कौन? त्वचा, ठीक है, आँख, आँख के बाद त्वचा, कान, ठीक है, नाक हो गया, और एक आपका बच गया जीभ। ये 5 जो है आपका सेंस ऑर्गेन है, जो सेंस जो हमें अनुभूति, किसी न किसी चीज़ के अनुभूति प्राप्त करता है। बात समझ गए? तो कुल मिला के ये 5 ऑर्गेन है। त्वचा का काम है स्पर्श, ताप, दर्द, इन सब का अनुभूति कराना। आँख का काम है देखने का, देखने में बहुत सारे चीज़, आकार हो, रंग हो, दूरी हो, ये सब देखने में आता है। तो आँख का काम होता है छवि देखने का काम कराना। कान का काम होता है आवाज़ और संतुलन का। नाक का काम होता है गंध का, ठीक है, श्वसन का। जीभ का काम होता है स्वाद का। तो ये हमारे 5 संवेदी ऑर्गेन है जिसके थ्रू अलग अलग प्रकार से संवेदना हमें मिलती है, ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अब ये मत समझिएगा कि ये सब मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, नहीं। अगर 5 ऑर्गेन्स के नाम पूछेगा, संवेदी ऑर्गेन के नाम, तो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5 के नाम, 5 के काम, और 5 के लेयर अगर जानते हैं अलग अलग तो और बढ़िया है, ठीक है।